हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आइए, हम लोग बात कर रहे थे शब्द भेद में। तो शब्द भेद में हमारा कंप्लीट हो चुका है कि शब्द के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। और उसके बाद में जो सार्थक शब्द थे, कौन सा सार्थक शब्द, और सार्थक शब्द के जितने पार्ट यानी भेद हैं उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि सार्थक शब्द पहला है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, युग रूढ़। फिर उसके बाद आपको बताया गया उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मूलतः 4 भेद होते हैं, पढ़ते 5 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद, वाचक, लक्षणा, व्यंजना। और उसके बाद में आपका बात हुआ था विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और विकारी। हम लोग विकारी शब्द जो था आपका विकारी शब्द के 4 पार्ट बताए गए थे और वो 4 भेद होते हैं। और विकारी शब्द ऐसा शब्द होता है जिसमें परिवर्तन होता है। अब ये 4 कौन कौन से हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला का नाम आपको बताया गया था संज्ञा, दूसरा आपको बताया गया था सर्वनाम, क्या है सर्वनाम, तीसरा आपका बताया गया था विशेषण, ये आपका है विशेषण, और 4 नंबर की बात हुई थी आपकी क्रिया। ये चारों पार्ट विकारी के अंतर्गत आते हैं। और विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, जिसमें लिंग है, वचन है और क्या है कारक आदि के कारण परिवर्तन किया जाता है। इसमें क्या होता है विकार। विकार का मतलब परिवर्तन होता है, उससे विकारी कहते हैं। ये पार्ट आपका क्लियर हो चुका है। आज हम लोग जो बात करेंगे वह बात होगी अविकारी शब्द की। किसकी बात होगी अविकारी शब्द। तो आज हम लोग बात करते हैं अविकारी पर। आइए देखते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द का जो दूसरा नाम है वो है अव्यय। क्या नाम है अव्यय। अविकारी शब्द या अव्यय की आज हम लोग बात करते हैं। हमारा इसमें रूपांतरण या विकार के आधार में जो 2 पार्ट थे, एक विकारी एक अविकारी। और विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन किया जाता है, उसे विकारी कहते हैं। और जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार यानी परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसे अविकारी या अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आपका अविकारी पार्ट है। अविकारी पार्ट में आज हम लोग बात करते हैं कि इसके कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम एक यहाँ पे छोटा सा डिफिनेशन इसका एक बार आपको फिर बता दे रहे हैं, परिभाषा क्या है कि अविकारी शब्द या अव्यय भी कह सकते हैं। वे शब्द होते हैं जिसके लिंग में और वचन में और आपका कारक आदि में क्या होता है विकार। विकार का मतलब होता है आपका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वही आपका अविकारी या अव्यय कहलाता है। अब आप देखेंगे कि अविकारी या अव्यय के पार्ट कितने होते हैं। अब इस पे हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारा अविकारी है या अव्यय है, इनके 4 पार्ट होते हैं। क्या पार्ट 4 पार्ट कौन कौन सा, यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं आप लोग। तो पहला जो पार्ट है वह आपका है क्रिया विशेषण। क्या है क्रिया विशेषण। पहला पार्ट का नाम है क्रिया विशेषण, ठीक। जो दूसरा है आपका वह है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय कह सकते हैं हम लोग, संबंध बोधक अव्यय। और जो तीसरा पार्ट है वह आपका है समुच्चय बोधक। क्या है समुच्चय बोधक अव्यय। ये आपका नंबर 3 हो गया, तीसरा। और जो 4 नंबर आपका बनता है
उसे हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपके देखिए 4 पॉइंट, यानी जो आपका विकारी था उसका 4 पार्ट। विकारी के कितने पार्ट थे? 4 पार्ट। ये विकारी शब्द है, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये विकारी के पार्ट है, और अविकारी के भी 4 पार्ट है, क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारा क्रिया विशेषण है उसके कितने पार्ट होते हैं और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, और उसके बाद संबंध बोधक समुच्चय और विस्मयादि बोधक कितने पार्ट होते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या बनते हैं। आज हम लोग अविकारी यानी अव्यय को पढ़ रहे हैं। क्लियर? आइए देखते हैं। तो जो क्रिया विशेषण होते हैं इनके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं इसे आप यहाँ पर देखिए। पहला जो पार्ट है वह आपका स्थानवाचक है। कौन सा है? यहाँ पे ऊपर कर देते हैं, इसको नोट करते रहिएगा, देखते रहिएगा। पहला आपका स्थानवाचक आता है, कौन सा है? 4 पार्ट है, तो कौन कौन है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला आपका आता है स्थानवाचक। कौन सा है? स्थानवाचक कहेंगे तो स्थिति और दिशावाचक, इसका 2 पार्ट होता है। पहला हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहला। जो दूसरा पॉइंट बनता है वो आपका समयवाचक बनता है। समयवाचक या कालवाचक भी कह सकते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समयवाचक। ठीक है। तीसरा जो बनता है वो आपका क्या बनेगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और 4 नंबर जो बनता है आपका वह रीतिवाचक बनता है। क्या बनेगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये आपके हो गए 4 पार्ट। किसके थे? क्रिया विशेषण के पार्ट थे। यानी जो क्रिया विशेषण है इसके 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। देखिए जो आपका अविकारी है यानी अव्यय, वो हमारा पास यहाँ परिभाषा भी शब्द होते हैं जिसके लिंग वचन कारक आदि में कोई विकार मतलब परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसे अविकारी या अव्यय कहते हैं। और अव्यय के 4 पार्ट होते हैं। चारों का नाम क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब यहाँ पे जो पहला पार्ट है क्रिया विशेषण अव्यय की, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। उनका क्या नाम है? पहला स्थानवाचक, दूसरा समयवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा रीतिवाचक। क्लियर? अब इसके भी पार्ट होते हैं। जो स्थानवाचक होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, और जो आपका समयवाचक है इसका 3 पार्ट है, परिमाणवाचक के 5 पार्ट है। आप उसको देखिए कैसे पार्ट को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं बड़े। आइए देखते हैं इसको। अब आप देखिए पहला पॉइंट, पहला क्या है? स्थानवाचक है। अब स्थानवाचक के 2 पार्ट हैं। स्थानवाचक के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है। अब इसमें कौन कौन से बढ़ रहे हैं आप इसे देखिए, पहला और दूसरा। पहला जो है वो आपका स्थितिवाचक बन जाएगा। कौन है? स्थितिवाचक। ये आपका पहला हो गया स्थितिवाचक। दूसरा जो होता है वो आपका दिशावाचक होता है। क्या होता है? दिशावाचक। ये आपका हो गया 2। और जो समयवाचक होते हैं इनके 3 पार्ट होते हैं। अब इनको समझेंगे। जो पहला है वह आपका कालबोधक कह सकते हैं। क्या कहेंगे? कालबोधक। दूसरा अवधिवाचक या समयवाचक। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा,
जो समयवाचक है उसको हम लोग कालवाचक भी कह सकते हैं, और जो कालवाचक है उसको हम लोग समयवाचक भी कह सकते हैं। कहीं कहीं यदि आपको ऐसा देखने के लिए मिले तो उसको जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, दोनों का बात एक ही होता है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो ये हम कालवाचक को कहाँ पे रख सकते हैं, उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं, और उनको हम उठा करके इस साइड में रख सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये हम यहाँ पे रख सकते हैं, फिर इसके बाद में हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, ये क्या लिख दिए, काल। यहाँ पे समयवाचक था, मैंने काल लिख दिया, और यहाँ पे आपका क्या था, काल, तो यहाँ हम लिख दिए समयवाचक। क्या लिख दिए, समयवाचक या समय बोधक। समय बोधक भी बोल सकते हैं, समयवाचक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। आइए, अब आपका समयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समयवाचक। क्योंकि ऐसा होता है कि जो बोधक है उसे वाचक भी कहते हैं, वाचक को बोधक, धातु को क्रिया, क्रिया को धातु। तो कुछ बच्चे नहीं जानते हैं तो उनको जो है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिए। अब आपका दूसरा जो होता है अवधिवाचक होता है। क्या होता है, अवधिवाचक। और तीसरा जो होता है वह आपका बारंबारतावाचक। बारंबारतावाचक। ये आपके तीन पार्ट हुए, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अभी केवल स्ट्रक्चर बन रहा है। और जो परिमाणवाचक होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के क्या विध है, 5 पार्ट इसके अकेले होते हैं। अब इसके कौन से 5 पार्ट हैं उसे आप देखने का प्रयास करिए। पहला होता है अधिकता बोधक। क्या होता है, अधिकता बोधक। पहला है अधिकता बोधक। दूसरा होता है पर्याप्ति बोधक। क्या होता है, पर्याप्ति बोधक, ये नंबर 2 है। और तीसरा है न्यूनता बोधक। न्यूनता बोधक। और जो 4 नंबर है वो आपका हो जाता है तुलना बोधक। तुलना को तुलनात्मक भी कह सकते हैं, तुलना बोधक। और 5वां जो बन जाता है वो आपका बन जाएगा श्रेणी। कौन सा बन जाएगा, श्रेणी बोधक। ये आपके हो गए 5। अब आप देख सकते हैं पहला पॉइंट का नाम क्या है, अधिकता। दूसरा पर्याप्ति, तीसरा न्यूनता, चौथा तुलना, 5वां हो गया आपका श्रेणी बोधक। ये इसके पाठ। रीतिवाचक के पाठ नहीं होते हैं, इसमें ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे या ऐसा, वैसा, कैसा, कैसा, धीरे, अचानक, यथासंभव, यथासंभव, अतः, इसलिए, इसलिए आदि। ये जितने शब्द दिख रहे हैं ये आपके रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। किसमें आएंगे, रीतिवाचक। ये आपके जितने दिख रहे हैं ये रीतिवाचक का एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और इसके जितने पार्ट थे मैं आपको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब इसे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। पहले यहाँ पे आते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि क्लियर है आपका। अब आप देखिए, जो यहाँ पे पहला पॉइंट है वो आपका विकारी है, और विकारी शब्द के कई पार्ट हैं। उसमें मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, डायग्राम, उसे आप समझने का प्रयास कीजिए। कि यहाँ पे देखिए विकारी जो है उसी का दूसरा नाम है अव्यय, पहली बात। दूसरी बात आपको बताया गया कि विकारी के 4 पार्ट हैं, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि। फिर आपको बताया गया कि जो क्रिया विशेषण इसके अकेले 4 पार्ट होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। अब जो स्थानवाचक है उसका 2 पार्ट होता है, एक स्थितिवाचक, एक दिशावाचक। जो कालवाचक इसके 3 पार्ट होते हैं, समयवाचक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक। और जो परिमाणवाचक है इसके 5 पार्ट होते हैं, अधिकता बोधक, पर्याप्ति बोधक, न्यूनता बोधक, तुलना बोधक और श्रेणी बोधक। और रीतिवाचक के कोई पार्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल मैंने इसलिए डायरेक्ट आपको लिख दिया, ऐसा, वैसा, कैसा या कैसे भी कह सकते हैं, धीरे, अचानक, यथासंभव, अतः, इसलिए आदि।
ये जितने शब्द हैं ये रीतिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अभी इनका जो पाठ है, इनके पाठ में कई सारे एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे जो स्थितिवाचक है और दिशावाचक, अब इसमें दोनों में क्या डिफरेंट होता है, अब हम लोग इस पर बात करते हैं। पहली वाले पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। अभी इसका भी फिगर बनता है कि जो संबंध बोधक अव्यय होता है इसका कोई पाठ नहीं है। इसमें पता कैसे चलता है, एक जो वाक्य होता है, पहला जो पद रहता है वाक्य का और जो दूसरा पद है, यानी जो दूसरा पद आपको दिखता है वह पहले वाले पद से उसका संबंध को दिखाता है। इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। क्लियर। और जो आपका पॉइंट नंबर 3 है समुच्चय बोधक अव्यय, तो समुच्चय बोधक अव्यय हम उसे कहते हैं जब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का जो काम करता है या कार्य करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है उसी को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय के 2 पार्ट हैं, समानाधिकरण व्याधिकरण। और जो समानाधिकरण है उसका 4 पार्ट है, व्याधिकरण के भी 4 पार्ट है। उसका भी अभी हम आपको फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके जितने एग्जाम्पल हैं पहले वाले पॉइंट का, जिसका नाम क्या है, क्रिया विशेषण, इसके एग्जाम्पल को हम आप रखते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसको ध्यान से समझेंगे। पर जितना ज़्यादा यदि आप नोट करते रहेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। और आपके पास यहाँ पे बहुत जो है कि अव्यय का पाठ है और अव्यय का पाठ से थोड़ा आपको डीप में जा रहे हैं। आइए अब यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका है स्थितिवाचक। स्थिति को दर्शाएगा और दिशावाचक में दिशा को दर्शाएगा। ये दोनों अंतर है। जैसे स्थिति में मैं कह दिया बाहर, क्या कह दिया, बाहर, ये स्थिति को दर्शा रहा है। हम कह दिए भीतर, भीतर, ये आपको किसको दर्शा रहा है, ये आपका दर्शा रहा है कि स्थिति को दर्शा रहा है। आपको यहाँ देख लीजिए, बाहर हो गया, ये आपका हो गया भीतर, हो गया बाहर भीतर। हम कहते हैं ऊपर, क्या कहते हैं, ऊपर, नीचे, क्या कहते हैं, नीचे। अब यहाँ पे सारी की सारी बात जो हो रही है वह स्थिति को, अब दिशावाचक में हम कह देंगे इधर, क्या बोल देंगे, इधर, उधर, दायां बायां, क्या है, दायां बायां, इधर उधर दायां बायां। अब यहाँ पे जितने एग्जाम्पल इधर के साइड के दिख रहे हैं वह स्थितिवाचक का बोध करा रहा है। जितने उदाहरण इधर दिख रहे हैं वो आपका दिशावाचक का बोध करा रहा है। यानी स्थिति में हम कहें बाहर भीतर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ भी आपको स्थिति को दिखा रहा है। और इधर उधर दाएं बाएं ये आपका दिशा का बोध करा रहा है। यानी जब हम बोले उधर जाओ तो उधर कोई न कोई दिशा होगा, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, है कि नहीं। दाएं मुड़िए तो दाएं जब बोला जाएगा तो वहां पे भी तो दिशा होगा, है कि नहीं। तो इसलिए उसी दिशावाचक में ऐसे शब्द को रखा जाता है। और जो स्थितिवाचक है वह बाहर, हम कहें बाहर कोई खड़ा है, यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, स्थिति का बात का पता चल रहा है। इसलिए हम लोग इसे स्थितिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पे। कालवाचक में पहला क्या है, समयवाचक। अब समयवाचक को समझने का प्रयास करिए। समयवाचक को हम लोग जो है कि स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे आपको रख देते हैं नीचे। तो नीचे रखते हैं तो आप नीचे समझने का प्रयास करिए। समयवाचक में क्या क्या आएगा देख लीजिए। समयवाचक है, ये हम बना दे रहे हैं फिगर, समयवाचक। और ये जो समयवाचक आपको दिख रहा है इसके मैंने आपसे बताया कि 3 पार्ट है। तीनों का नाम क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। पहला नाम, दूसरा और ये तीसरा। पहला आपको बताया गया है कि पहला जो नाम है वो आपका कालवाचक है। क्या है, कालवाचक। पहला है कालवाचक। और जो दूसरा बताया गया है वो आपको समयवाचक है। तो समयवाचक यहाँ पे हम देखिए लिखे हैं, कालवाचक भी कह सकते हैं, समयवाचक वही बात है। आपको फिर से मैं एक बार रिपीट करा दे रहा हूं। दूसरा होता है अवधिवाचक। क्या होता है, अवधिवाचक। और जो तीसरा होता है वह होता है बारंबारता वाचक, बारंबारता वाचक।
ये आपके तीनों पार्ट हो गए। अभी ऊपर लिखा हुआ आपको पार्ट दिखा था, यही पार्ट है, देख सकते हैं आप, यही पार्ट है। इस पार्ट को हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन यानी उदाहरण के साथ हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे समझिए। अब इसमें जो कालवाचक होता है, अब कालवाचक में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो आपको तो पहला जो उदाहरण होता है कालवाचक, जैसे हम कहते हैं समयवाचक कहते हैं या कालवाचक, ठीक है। तो कालवाचक में जैसे हम कहते हैं आज, आज हम बोलते हैं कल, अभी, अभी, तुरंत आदि। ये आज, कल, अभी, तुरंत, ये जितने आपको एग्जाम्पल हैं आदि आप लिख दे रहे हैं, और कई सारे एग्जाम्पल बनेंगे, आपको समझने का प्रयास करिए। 4-5 एग्जाम्पल बहुत है। मैं बोला आज हम आपके घर आएंगे, कल आप कहाँ गए थे, अभी हमारा, अभी का भी क्लास से बाहर निकलिए, तुरंत बाहर जाओ। जो इस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं ये आपका किस में आता है, तो ये आपका कालवाचक या समयवाचक भी कह सकते हैं। अब जो अवधिवाचक होता है उसमें आप क्या रखते हैं, इस बात का देखिए। अवधिवाचक हम कहेंगे आज कल, आज कल, दिन भर, दिन भर, रात भर, क्या कहें, रात भर आदि। अब देखिए, यदि आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखे, आप अवधिवाचक पे सेलेक्ट करिए। अगर आपको ऐसा उदाहरण दिखे तो आप मारिए कालवाचक। दोनों में देखिए डिफरेंट है कि नहीं, और यहाँ पे भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ बारंबारतावाचक में, ठीक है। तो इन दोनों में आपको पता चला कि दोनों में डिफरेंट, डिफरेंट क्या है। मैंने कहा आज, कल, अभी, तुरंत, इन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं अपने दिनचर्या में, बोलते हैं, और हमें इस बात का केवल जानकारी लेना है कि कौन सा शब्द कालवाचक में आएगा, कौन सा शब्द अवधिवाचक में, कौन सा शब्द बारंबारतावाचक। बस इसी बात का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बारंबारतावाचक में क्या रखा जाएगा, हर बार, हर बार, कई बार, कई बार। यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल दिखाई यदि आपको, या हम कह सकते हैं इसका दूसरा मोटो है, हर बार है, कई बार है, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, तिल तिल, है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आदि। यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं कह दिया आप, मेरे पास पैसा है और हम आपको उधार दे दिए, आप वापस नहीं कर रहे हैं, तो कहेंगे कि चलिए हम इकट्ठा पैसा नहीं दे पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पैसा आपका वापस कर देंगे। तो ये भी समय का बोध करा रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके वापस करेंगे, तो टाइम लगेगा कि नहीं थोड़ा थोड़ा देने में, तो समय के अंतर्गत ये एग्जाम्पल आ रहा है। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान किस बात का रखना है, ध्यान बस इस बात का रखना है कि वो अवधिवाचक है कि बारंबारता है कि कालवाचक या समयवाचक है, बस यही पे ध्यान रखना है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग आप अपने दिनचर्या में करते हैं, तो इसलिए आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, देखते रहिएगा बोर्ड पे। यहाँ देखिए स्थानवाचक के दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे स्थिति और दिशावाचक के हो गए। कालवाचक के 3 पार्ट, समयवाचक, अवधि और बारंबारता वाचक, इनके भी हमने आपको अभी अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा दिया। अब आते हैं किसका नाम क्या है, परिमाणवाचक। तो अब परिमाणवाचक के जो 5 पार्ट हैं इसके हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो परिमाणवाचक में आइए, सबसे पहले अब हम लोग परिमाणवाचक की बात करते हैं। तो परिमाणवाचक क्या आप जानते हैं कि कई पार्ट होते हैं, आइए बात करते हैं। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण की बात होगी आज। ये परिमाणवाचक है। तो अभी हम आपको बताए थे कि जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं इसके कई पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट। कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, ये बात हम अभी आपको बताए हैं।
अब वो 5 हैं तो हैं कौन कौन ये देखिएगा। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका नाम क्या है, और जो दूसरा है उसका नाम क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो परिमाणवाचक विशेषण के जो आपके पास पार्ट दिखेंगे वह आपके यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 पार्ट। अब कौन कौन सा है इसे समझने का प्रयास करिए। तो आइए देखते हैं 5 पार्ट का नाम। यहाँ पे हम फिगर बना दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे आइए देखते हैं 5 पार्ट। पहला जो है वो आपका हम वहाँ पे ऊपर लिखे थे, देख लीजिएगा। अधिकता, अधिकता बोधक। पहला क्या है, अधिकता बोधक। दूसरा क्या है, न्यूनता बोधक, न्यूनता बोधक। और जो आपका तीसरा है वह आपका पर्याप्ति बोधक। क्या है, पर्याप्ति बोधक। ये आपका हो गया पर्याप्ति बोधक, ठीक। जो 4 नंबर है वो आपका है तुलना बोधक, तुलना बोधक। और जो 5वां है वो आपका है श्रेणी बोधक। क्या है, श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधक। ये आपका हो गया नंबर 5। अब देखिए ये यहाँ पे बना हुआ है, आपको यहाँ पे देखिए बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हम नीचे करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए बना हुआ है, ये देख रहे हैं ये पॉइंट। इस पॉइंट को आप नोटिस करिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है यही पॉइंट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, उसी को हम अलग से अब बताने जा रहे हैं। मैंने पहला इसलिए पूरा डायग्राम बना दिया ताकि आप समझते रहिए कि कौन से पार्ट किसके होते हैं। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं अधिकता, न्यूनता, पर्याप्ति, तुलना, श्रेणी बोधक किसे कहते हैं। यानी जितने पार्ट हैं सारे पार्ट को मैं सबसे ऊपर आपको दिखा दिया बना के, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि इसके कितने पार्ट हैं, इसके कितने पार्ट। अब उसके पार्ट तो पता चल गए, अब कौन सा एग्जाम्पल और कौन सी परिभाषा किसके अंतर्गत बनती है अब इसको देख रहे हैं हम लोग, क्लियर। और पीपीटी के माध्यम से आपका क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अब पहला है जो है कि जिसका नाम क्या है, अधिकता। अच्छा एक बात और नोटिस करिए, अधिकता का मतलब अधिक का बात करेंगे, न्यूनता का मतलब कम, न्यून मतलब कम, पर्याप्ति मतलब जितना मिले उतने में खुश। यानी जो शब्द आपको ये सब दिख रहे हैं, इन शब्दों को यदि आप केवल शब्द को देख करके ही पता कर सकते हैं कि किसका बात हुआ है। अगर एक मतलब आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आइए बात करते हैं अधिकता बोधक की हम लोग। अधिकता बोधक में आप जानते हैं, जैसे हम कह देंगे अधिक, अधिक, अधिक शब्द हो गया, बहुत, क्या हो गया, बहुत, खूब, खूब, अत्यंत, अत्यंत, अति, आदि। लीजिए यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं एग्जाम्पल क्रमबद्ध, ये सारी की सारी एग्जाम्पल आपके अधिकता बोधक का बात कर रहा है। किसका, अधिकता बोधक का। यानी कि जितने शब्द आपको दिख रहे हैं, अधिक, बहुत, खूब, अत्यंत, अति, आदि, मतलब कि अधिकता का क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा का मात्रक, अधिक का मात्रक। और यहाँ पे जितना है अधिक मतलब क्या, अधिक, बहुत, खूब, अति, अत्यंत, तो ज्यादा मात्रक का जब बोध होगा तो अधिकता बोधक में रख दिया जाएगा। और उसी के बगल में देखिए न्यूनता बोधक है, तो न्यूनता बोधक में हम खूब नहीं रख सकते, क्योंकि न्यूनता का मतलब कम, अधिकता का मतलब ज्यादा, ठीक है। पर्याप्ति का मतलब जितना मिले उसमें ही हमें प्रसन्न हमें। आइए जैसे हम न्यूनता बोधक का हम यहाँ पर रख देते हैं कि न्यूनता बोधक का, तो सबसे पहले न्यूनता बोधक में हम लोग देखेंगे कि न्यूनता बोधक जो है उसमें पहला पॉइंट आपका रखा जाएगा क्या, जैसे हम कहते हैं जरा, जरा, कुछ,
थोड़ा, आदि, यानी ऐसे शब्दों को रखा जाएगा न्यूनता बोधक में। हम कहेंगे जरा सा पानी लाओ, थोड़ा सा खाना लाओ, थोड़ा चावल लाओ, है, या आप कहते भैया कुछ पैसे की आवश्यकता है। एक प्रकार से कुछ जो शब्द है, जरा थोड़ा जो शब्द ये दिख रहे हैं, ये सब के सब अनिश्चय दिख रहे हैं। अनिश्चय यानी इनकी हम लोग जो है कि निश्चित नहीं कह सकते हैं कि निश्चित क्या है। अब निश्चित क्या है? परिमाणवाचक निश्चित अनिश्चित होता है, संख्यावाचक निश्चित अनिश्चित होता है, और सर्वनाम में भी निश्चय अनिश्चय सर्वनाम भी पढ़ा गया है कि नहीं? तो यहाँ से इस शब्द से जो अनिश्चय का वर्ग हम लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, पर्याप्ति बोधक में आते हैं। तो पर्याप्ति बोधक में कहेगा बस, काफी है, ठीक, आदि। अभी बस चलने वाला बस नहीं है और ये काफी पीने वाला काफी नहीं है। ये बस और काफी आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? समझाने के लिए कि भैया जो बस है वो है क्या। तो ये बस चलने वाला बस नहीं है, पहले बताए थे। हाँ, समझ लेंगे भाई आप लोग, हैं बहुत महान आदमी है। तो बस का मतलब पर्याप्ति, यानी हमको यदि मान लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण, जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिए। ज़्यादातर यदि मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है, क्या रुपये की? 500 रुपये की ज़रूरत है हमें, और हमारा मित्र श्रीमान पीके यादव, परविंद यादव, वो हमें दे दिए 1000 रुपये दे दिए। कितना दे दिए? 1000 रुपये दे दिए। तो हम कहेंगे बस मित्र, मुझे तो आवश्यकता थी 500 की, आपने दे दिया 1000, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है, मैं अपना काम इसमें कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये जो आपका बोले आप बस, आपको जरूरत है 500 में मिल गया 1000, तो कहेंगे बस काफ़ी, इतना हम अपना काम चला लेंगे। तो यही लिए आपका यहाँ पे पर्याप्ति नाम है कि पर्याप्त है, जितना मिले उसमें आप प्रसन्न रहें। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास किए थे यहाँ पे, तो इसलिए आप इसको समझ लिए, आपको यहाँ पर रख देते हैं समझने के लिए। ठीक है? अब आगे हम बढ़ते हैं कि आगे हमारे पास तुलना बोधक है। क्या है? तुलना बोधक। अब तुलना बोधक किसे कहते हैं? तो तुलना बोधक में आइए, जैसे हम कहते हैं इतना, इतना, उतना, इतना, इसमें भी अधिक और कम आ जाएगा। अधिक, इतना, उतना, कितना, अधिक, कम, ज्यादा, आदि। अब यहां समझने का प्रयास करिएगा। तुलना का मतलब किसी से जो तुलना किया जाता है। मैं कह दूंगा आपके पास जितना है धन, उसका 2 गुना धन हमारे पास है। यहाँ पे तुलना हुआ, आपका लड़का पढ़ता है और मेरा लड़का आपके लड़के के साथ ही पढ़ रहा था, लेकिन वो जो है कि अच्छा इंजीनियर बन चुका है इसमें। तो यहाँ पे भी देखिए तुलना हुआ, और यहाँ पे भी तुलना हो रहा है। यानी जितने गांव मोहल्ले पड़ोसी या किसी वस्तु को या किसी पैसे मकान को लेकर के जितना तुलना करिए, वो तुलनावाचक में आ जाएगा। और पर्याप्ति में जितना मिले उसमें आप खुश रहिए। न्यूनता में कम की बात होगी, अधिकता में अधिक का बात होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लास्ट मोमेंट का नाम है श्रेणीवाचक। क्या है? श्रेणीवाचक। अब श्रेणी में जैसे हम कहते हैं बार बार, जो अभी आप ऊपर लिखे थे, क्या लिखे थे? ऊपर लिखे थे बार बार, कई बार, हर बार, प्रतिदिन, प्रतिदिन। प्रतिदिन को हम लोग दिन दिन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दिन दिन। ऐसे भी लिखा जा सकता है इस वाली बात को। हर बार, प्रतिदिन, तिल तिल, जो ऊपर लिखे हैं आप देख सकते हैं ऊपर, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे भी आएगा और वहां पे आदि। अब यहाँ समझने का प्रयास करिए। अब देखिए हम कहेंगे हर बार आपको मना किया जाता है, आप चले आते हैं। परविंद यादव,
आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन, दिन दिन, तिल तिल, यानी कि एकदम हल्का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें हम लोग जब मान लीजिए पनीर, अच्छा वाला पनीर है या गाजर की जो हलवा बनती है उसको कोई चला रहा है तो कहेगा भैया थोड़ा थोड़ा लड़कों को दीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा शब्द बोलता है, यानी कि वो श्रेणी बोधक का बात कर रहा है, ना कि वो पर्याप्ति का बात कर रहा है, ना तुलना का बात कर रहा है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे आपको यही बात समझना है। और एक बात देखिए, यहाँ पे बार बार शब्द है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो बार बार शब्द, यहाँ देखिए बार बार के बीच में योजक है, तिल तिल के बीच में योजक है। यदि पूछ दिया जाए कि इस क्वेश्चन में, इस शब्द में कौन सा समास है, एक समास है कौन सा, तो आप क्या बताएंगे इसमें कौन समास है? आप बोलेंगे द्वंद्व समास है कि द्विगु है कि अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष समास है। तो आपको दिखने में जो दिखने में लग रहा है हमारे साथियों को, वो तो आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास। ये आपको लग रहा है कि द्वंद्व है क्योंकि आप केवल इतना देख रहे हैं कि बीच में योजक चिन्ह लगा है। ये आप नहीं देख रहे हैं कि जिसका पहला पद प्रधान है वो अव्ययी भाव समास होता है, और इसमें जो दोनों पद हैं वो एक ही हैं। जो पहला पद है वही दूसरा पद है। देख लीजिए, बार बार, दिन दिन, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आगे बात तो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप समास को हम पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी बताएंगे। बस यहाँ समझे रहिए कि ऐसे शब्दों में आप द्वंद्व समास समझ रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। आपका जवाब होगा अव्ययी भाव समास। यहाँ पे आ गया शब्द तो मैं इसको बता दिया। जब आपका समास चलेगा तो बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे परिमाणवाचक है और रीतिवाचक का मैं पहले एग्जाम्पल लिख दिया हूँ। अब हमारा पास जो क्रिया विशेषण के पार्ट थे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका कि क्रिया विशेषण के 4 पार्ट। स्थानवाचक आपका पहला था, क्रिया विशेषण के 4 पार्ट, स्थानवाचक, कालवाचक, दूसरा बताया गया परिमाणवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा रीतिवाचक। अब इसमें क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास जो पार्ट थे उसके अंदर के पार्ट, उसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया। देख लीजिए, आपको समझा देते हैं थोड़ा। यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुरू से। यहाँ आप देखिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे जितने पार्ट थे, ये जितने दिख रहे हैं अविकारी के हैं, यानी अव्यय के। और फिर उसके बाद में जो पहला है क्रिया विशेषण, ये इतने पार्ट आपके क्रिया विशेषण के हैं, स्थान, काल, परिमाण, रीति। और जो स्थानवाचक के 2 पार्ट, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिख दिए। कालवाचक के हमने आपको एग्जाम्पल नीचे लिखा, परिमाणवाचक का मैंने अभी अभी एग्जाम्पल आपको दिया, और रीतिवाचक का यहाँ पे एग्जाम्पल पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। कोई समस्या तो आप अवश्य बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसका नाम क्या है, 2 नंबर का नाम क्या है भैया? अब हम लोग बात करेंगे ये 2 नंबर को। देखिए, संबंधवाचक की बात होगी। अब किसकी बात होगी? संबंधवाचक या संबंध बोधक अव्यय। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, क्योंकि अविकारिक शब्द के क्या भेद होते हैं, यहाँ देख सकते हैं 4 पार्ट। अब आइए हम लोग बात करते हैं 2 नंबर पे, जिसका नाम क्या है? संबंध बोधक अव्यय। इसे आप लोग नोट करते रहिएगा। नोट करने से एक फायदा रहता है कि यदि आप मान लीजिए एग्जाम टाइम में पढ़ ले रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं 2 नंबर, जिसका नाम क्या है? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय है तो अव्यय चलेगा ही, अव्यय लिखते हैं। अब संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, इसकी चर्चा होगी। अब संबंध बोधक, मैंने आपको बताया कि जो संबंध बोधक अव्यय होता है, इसका जो वाक्य होता है, सेंटेंस, जो पहला वाला पद रहेगा और जो दूसरा पद है, यानी दूसरा वाला पद पहले वाले पद का संबंध दिखाता है, उसी को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं।
यहाँ पे हम इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। वाक्य के दूसरे पद का संबंध वाक्य के पहले पद से दिखाने का कार्य जो करता है उससे हम लोग क्या कह देते हैं, संबंध बोधक करते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसे बेहतरीन तरीके से समझिए भी। आइए, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे रखा, उदाहरण मैंने दे दिया आपको यहाँ पे, इसके उदाहरण लिख दे रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं उदाहरण। अब उदाहरण पे समझिएगा। उदाहरण में हम जैसे एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपका दूसरे पद से संबंध दिखाएगा। जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये आपके संबंध बोधक का उदाहरण सोचिए कैसे। यहाँ पे जो ये दूसरा पद है, दूसरा पद मैंने आपका लिखा, दूसरे पद का संबंध वाक्य के पहले पद से दिखेगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप समझते रहिएगा। वाक्य का, यहाँ पे वाक्य का जो दूसरा पद है, इस दूसरे पद का संबंध वाक्य के पहले पद से जब दिखने लगेगा तो समझ लीजिए कि आप वहां पर संबंध बोधक अव्यय होगा। क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय। जैसे मैंने यहाँ पे एक पद है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पद हो गया, और ये पद जो है दूसरा पद है। ये दूसरा पद है कि नहीं? ये द्वितीय पद हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, द्वितीय पद, ये दूसरा पद हो गया। और यहाँ पर आपका ये पहला पद हो गया। कौन सा हो गया? ये आपका पहला पद हो गया, पहला पद, और आपका वो द्वितीय पद या हम दूसरा पद भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरे पद का संबंध, दूसरा जो पद है इसका संबंध आपको यहाँ से मिल रहा है नहीं? दिख रहा है ना कि जीवित नहीं रहेगा, किसके बिना? पानी के बिना जीवित नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो संबंध को सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है वह बिना शब्द निभा रहा है। तो इसलिए आपका यह वाक्य संबंध बोधक का माना जाएगा। और आप हमेशा एक बात को याद रखिएगा, संबंध बोधक की पहचान क्या है। वाक्य पढ़िए और दूसरा वाला जो पद है उसे देखिए, पहले वाले पद से संबंध दिखा रहा है। यदि दिखा रहा है तो आप मान लीजिए संबंध बोधक अव्यय। यदि नहीं दिख रहा है तो आपका, यदि उसमें कोई संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो आपका समुच्चय बोधक अव्यय का माना जाएगा। अभी आपके आगे थर्ड नंबर पे समुच्चय बोधक की भी बात होगी, तो वहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल का जवाब आप लोग देंगे। उम्मीद है कि आप लोग जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम कह दें एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल हम दूसरा दे देते हैं। यहाँ पे ये पहला हो गया, मान लेते हैं। दूसरा हम कह दें कि आपका मनुष्य पानी के बिना यहाँ जीवित नहीं रह सकता है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम कहें राधिका विद्यालय तक गई थी। क्या लिखे? राधिका विद्यालय तक गई थी। या हम कह दें रमेश दिन भर में काम करता है। यहाँ पे पहले एक लिख रहे हैं, राधिका स्कूल लिख दे रहे हैं, स्कूल तक गई थी। अब देखिए यहाँ पर जो पहला वाला पद है, दूसरा जो पद है वो पहले वाले पद का संबंध दिखा रहा है। तो इस वाक्य में भी आपका क्या माना जाएगा? संबंध बोधक अव्यय माना जाएगा। कि राधिका कहाँ तक गई थे? स्कूल तक गई थी।
कहाँ तक गई, ये देखिए मेन भूमिका ये दोनों का है। तो यहाँ पे आपका जो दोनों एग्जाम्पल दिख रहे हैं वह दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं दूसरे वाले पद से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हो गए, रमेश दिन भर काम करता रहा, या हम लिख रहे हैं अतुल, क्या लिख रहे हैं, अतुल दिन भर काम करता रहा। अब देखिए यहाँ पर जो दिन भर काम करता है ये दूसरा पद है, ये आपका कौन सा पद है, यही आपका दूसरा पद है, ये आपका दूसरा पद है। और ये जो दूसरा पद दिख रहा है इस पद को आप देखिए पहला पद, तो ये पहला पद आपका यहाँ पे जोड़ रहा है कौन, भर दिख रहा है, मेन भूमिका। अब यहाँ पे जो काम करता रहा यहाँ पे लिखा गया है। अब आप यहाँ पर देखिए कि पहले वाला जो पद है और दूसरा वाला पद पहले वाले पद का संबंध दिखा रहा है कि नहीं, कि काम करता रहा, कौन करता रहा, अतुल दिन भर काम करता रहा। तो ये जितने आपके तीन यहाँ पे उदाहरण हमने लिख दिया और ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपके संबंध को दर्शा रहे हैं। और हमारा पास यही 2 पॉइंट था जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय, और पहले का नाम क्या था, क्रिया विशेषण अव्यय। अब बात होगी समुच्चय बोधक अव्यय की। क्लियर? आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर बात करेगा आपका, थर्ड यहाँ पे डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं इसे समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय है, यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन इसका रख देते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय जब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। लीजिए डेफिनेशन ये लिख दिया हमने पूरा आपको। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो डेफिनेशन दिख रही है यही डेफिनेशन आपकी कौन सी है, समुच्चय बोधक अव्यय की ये परिभाषा है। अब ये परिभाषा समुच्चय बोधक अव्यय का हमें बोध करा रहा है। अब इस परिभाषा में एक चीज नोटिस करिए कि एक यहाँ पे देखिएगा, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का जो काम करता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे आप अभी यहाँ पे एग्जाम्पल समझे, जैसे मैं कह सकता हूँ, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से भी आप बातें क्लियर कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं नीचे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहला पॉइंट क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण। यहाँ इसमें हम नीचे ये उदाहरण लिख देते हैं, एग्जाम्पल या हम उदाहरण। अब आप देखिएगा इसे। सबसे पहला पॉइंट कि मैं कहा कि सूरज निकला और पक्षी, सूरज निकला और पक्षी उठी। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये पूरा एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, ठीक है। सूरज निकला और पक्षी
बोलने लगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं मित्र। नोटिस करना क्या है ये हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने कहा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करेगा। तो ये पहला वाक्य हो गया है यहाँ तक और ये दूसरा वाक्य हो गया, और इन दोनों वाक्य को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? और कर रहा है। तो यहाँ पर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने वाले काम को ही हम लोग क्या कह देते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कह देते हैं। ये और शब्द एवं तथा शब्द ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय के दो पाठ होते हैं, समानाधिकरण व्याधिकरण। अब इन दोनों में किसके पाठ हैं इसे भी आप समझने का प्रयास करिए यहाँ तक। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है इसके दो पाठ होते हैं। कितने पाठ होते हैं? दो पाठ होते हैं। देखिएगा कौन कौन सा पाठ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऊपर करते हैं इसको, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। यहाँ पे हम समुच्चय बोधक अव्यय के क्या पाठ होते हैं? दो। अब इन दोनों का नाम क्या है इसे भी आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे पहला नाम दूसरा नाम। पहला होता है समानाधिकरण। क्या है? समानाधिकरण। पहला नाम है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। क्या है? व्याधिकरण। पहला समानाधिकरण है, दूसरा व्याधिकरण। अब जो समानाधिकरण दिख रहा है इसके पाठ कितने हैं, व्याधिकरण के पाठ कितने हैं, अब इस पे भी हम चर्चा करते हैं। तो जो समानाधिकरण होता है उसके क्या पाठ होते हैं? समानाधिकरण के चार पाठ होते हैं और व्याधिकरण के भी क्या पाठ होते हैं? चार पाठ होते हैं। अब इसमें जो समानाधि, यहाँ पे जो ये और शब्द है ये तो समानाधिकरण का है, और समानाधिकरण के जो चार पाठ हैं उसमें कौन कौन से आते हैं इसको भी आप समझिए। पहला आता है संयोजक। क्या आता है? संयोजक। दूसरा आपका आता है विभाजक। विभाजक। तीसरा आपका आता है, यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं, तीसरा संयोजक विभाजक विरोध दर्शक। क्या है? विरोध दर्शक। और चौथा आपका आता है परिमाण। परिमाण दर्शक। क्या है? परिमाण दर्शक। लीजिए ये चारों पाठ किसके हैं? आपके समानाधिकरण के पाठ हैं। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे रुक जाइए, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे ये आपका है भेद समानाधिकरण के, और चारों भेद का नाम क्या है? यहाँ पे बोर्ड पे देख लीजिएगा, हम इसे हाईलाइट कर दिए हैं। ये चारों पाठ इसके हैं, समझ लीजिएगा। अब इसमें आप समझिए कि समानाधिकरण के चार पाठ और चारों का नाम क्या है? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिमाण दर्शक। अब इसमें आपका जो संयोजक है उसी संयोजक में आता है क्या? इसी में आएगा और कामा एवं। क्या आएगा? एवं। यहाँ पर रहेगा ये एवं भी इसी में आता है, समझ रहे नहीं? आपका एवं आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। और हो गया एवं तथा आदि। आपको अगर ऐसा शब्द दिख रहा है और एवं तथा दिखा, इसका मतलब वो समानाधिकरण का पाठ है, और समानाधिकरण में किसके पाठ है? संयोजक का पाठ है। तो यहाँ पे और जो शब्द है ये आपका पहले तो हो गया समुच्चय बोधक का, दूसरा हो गया कि समुच्चय बोधक में समानाधिकरण के अंतर्गत आएगा, तीसरा हो गया कि समानाधिकरण में किसके अंतर्गत आएगा? संयोजक में आएगा। देख लीजिए बोर्ड पर आप देखते रहिए, मैं इसीलिए बोर्ड पे समझाता हूँ तो फिर पूरा का पूरा फोकस हमारा बोर्ड पे ही रहता है। और एवं तथा है कि नहीं? और आपका काम है इसको समझना, ना कि हमें देखना। ठीक है। अब आप देखिए क्या है कि संयोजक में और शब्द है। संयोजक का मतलब किसी को या किसी पद को जोड़ा जाए, और ऊपर आप देख रहे हैं कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जो जोड़ने का काम करता है वही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है।
और उनके दो पार्ट है, समानाधि और व्याधिकरण। क्लियर? अब उसमें आपका आ गया यहाँ पे और, एवं, तथा, इन तीनों शब्द से संयोजक की बात होती है। जैसे में रमेश और सुरेश खेल रहे हैं, अरविंद और परविंद दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? अरविंद एवं अंकिता जा रहे हैं, सुरेश एवं रमेश खेल रहे हैं। एवं लगा रहे हैं या हम तथा लगा रहे हैं या और लगा रहे हैं, इन्हीं तीनों शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और एवं तथा का। हम कहते हैं रमेश और सुरेश आ रहे हैं, रमेश एवं सुरेश आ रहे हैं, रमेश तथा सुरेश आ रहे हैं, बात एक ही है। अब वहां पर क्या लगाया जा रहा है ये आपको क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जब क्वेश्चन में जो बात पूछी जा रही है उसी बात का हमें जवाब देना है, सिंपल वे में यदि हम बात करना चाहें। अब आप देखिए, विभाजक का मतलब अलग करना, विभाजक का मतलब क्या? अलग करना। जैसे हम कहते हैं अथवा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आदि। जैसे मैंने कह दिया बीए का पेपर, बीएड का पेपर देते हैं, उसमें पेपर में लिखा रहता है भ्रष्टाचार अथवा बेरोजगारी पर 500 शब्दों का वर्णन करिए। तो उसमें आप एक ही क्वेश्चन, यानी चाहे तो आप भ्रष्टाचार पर लिखिए या बेरोजगारी पर लिखिए, दोनों में से एक ही लिखना है। अथवा का मतलब अलग करना, यहाँ पे विभाजक का मतलब अलग और अथवा का मतलब भी वही माना जाएगा। तो यहाँ विभाजक और विरोध जब किसी का किया जाता है, परिमाण यानी परिणाम, एक परिमाण होता है, परिणाम का मतलब रिजल्ट और परिमाण का मतलब क्वांटिटी, और यहाँ पे परिमाण की बात हुआ है इसलिए भी शब्द इसी में आएगा, यथासंभव भी आएगा। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं समानाधिकरण की, और समानाधिकरण का बात होने के बाद है आपका व्याधिकरण, और व्याधिकरण की चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। व्याधिकरण की चर्चा हम करेंगे और उसमें हमारा एक पार्ट बचा है जिसका नाम क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। और विस्मयादि बोधक अव्यय को पकड़ने का तरीका है कि ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, जैसे हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा। अब मैंने कह दिया ये एक वाक्य हो गया। अब इस वाक्य में क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है और यह वाक्य विस्मयादि बोधक का माना जाएगा। पहली बात हम सिंपल में बताएं, अभी हम इसको विस्तृत तरीके से कल पहले हम लोग व्याधिकरण को कंप्लीट करेंगे, फिर व्याधिकरण को कंप्लीट करने के साथ विस्मयादि बोधक अव्यय को पढ़ेंगे। और विस्मयादि बोधक के आपके पाठ होते हैं 7 से 8 पाठ, उनका नाम आपके पास बोर्ड पे दिखेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसका एक छोटा सा अंग है, जैसे विशेषण के बाद प्रविशेषण का होता है, उसी प्रकार से आपका अव्यय के बाद एक छोटा सा निपात होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तब हम निपात से जब हम बाहर आएंगे तब हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। क्लियर? और जितनी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आप लोग क्या करते रहिए, नोट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसको शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे ये मैसेज। ठीक है? तो मित्रों, हम आपसे बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और उसमें आपका पीपीटी क्वेश्चन हल कराया जाएगा। जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, जैसे रूढ़ यौगिक योग रूढ़वाचक लक्षणा व्यंजना पढ़ लिए हैं, तत्सम तद्भव देशक विदेशक संकर पढ़ लिए हैं। इन सब का अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया गया है और यहाँ पे जो है कि पीपीटी बन रही है। अब हम आपको जो है कि कल पीपीटी भी आवश्यकता पड़ने पर पढ़ाएंगे। ठीक है? थैंक यू।